काशिफ के लिए वो पहली बार अपने हाथों से बनाया था। दोनों एक साथ एक बड़ी लकड़ी की मेज पर बैठे थे। बिजली सिर्फ जनरेटर के जरिए चल रही थी, जिससे कमरे में एक मध्यम रोशनी फैली हुई थी। जब खाना खत्म हुआ, तो दोनों ने मिलकर बर्तन समेटे। इस माहौल में काशिफ खान, दुनिया का सीईओ, एक आम जिंदगी गुजार रहा था, और उसकी वजह साइमा थी। काशिफ ने साइमा की तरफ देखा और कहा, साइमा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरी इस जंग में शामिल हो चुकी हो। बाहर की दुनिया के लिए तुम मेरी जाती असिस्टेंट हो, लेकिन हमारे दरमियान जो रिश्ता बन रहा है, वो सिर्फ काम का नहीं है। साइमा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि काशिफ क्या कहने वाला है। काशिफ ने साइमा का हाथ थामा। मैं ये एतराफ करता हूँ कि जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई, उस दिन मेरा दिल तुम्हारी सच्चाई पर अटक गया था। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि ये माहौल किसी भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारी कदर करता हूँ। क्या तुम मेरे इस एहसास को समझ सकती हो? साइमा ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, खान साहब, मैं आपको धोखे की दुनिया से निकालकर यहाँ महफूज ठिकाने पर लाई हूँ। मेरा दिल भी आपके लिए एक बेपनाह एहतराम और अपनायत रखता है। जिस तरह आपने मेरी इज्जत की हिफाजत की, उससे मुझे ये यकीन हो गया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। काशिफ ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया, और उस काशिफ खान जिसे दुनिया का सर्द और ताकतवर इंसान समझती थी, ने साइमा की तरफ झुककर उसके माथे पर एक बहुत ही प्यार भरा बोसा दिया। तुम मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो साइमा। मैं वादा करता हूँ, ये सब खत्म होने के बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। साइमा के लिए ये लम्हा बहुत कीमती था। इस बोसे में उसने काशिफ के तमाम दर्द और एतमाद को महसूस किया। वो जानती थी कि उसका रिश्ता सिर्फ एक सीईओ से नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान से था, जिसे सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की जरूरत थी। नया रिश्ता कायम हो चुका था, और अब उनकी जंग सिर्फ बका की नहीं, बल्कि इस नए रिश्ते की हिफाजत की भी थी। तारिक ने दिन रात एक कर दिया। उसने प्राइवेट जेट के परवाज के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स और काशिफ की खानदानी मलकियत की फाइलें खंगालें। क्योंकि काशिफ ने इस जगह को बरसों से वीरान छोड़ रखा था, इसलिए उसके रिकॉर्ड तक पहुंचना मुश्किल था। ताहम एक पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड से तारिक को एक पुरानी जमीन की मलकियत का इशारा मिला, जो एक दौर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में काशिफ के खानदान के नाम पर थी। तारिक ने फौरन वीर को इत्तला दी। वीर, मुझे लगता है कि वो पुराना खानदानी घर हो सकता है। वो मुल्क के नक्शे पर एक ब्लाइंड स्पॉट है, जहां काशिफ की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। वीर की आंखों में चमक आ गई। शानदार! ये तुम्हारी आखिरी बड़ी गलती नहीं होगी, तारिक। अब सुनो, हम फौरन फौजियों को नहीं भेजेंगे। वो प्राइवेट घर है, शोर मचाना खतरा है। हम एक खामोश और फैसला कुन हमला करेंगे। वीर ने तारिक को हुक्म दिया कि वो अपने सबसे खामोश और तरबियत याफ्ता कराए के कातलों को तैयार करे। उनका मकसद काशिफ को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उसे वहीं खामोशी से खत्म करना था। वो नहीं चाहते थे कि काशिफ किसी भी सूरत में कानून के हाथ लगे। दानी घर में काशिफ और साइमा ने अपने दिन की शुरुआत की थी। काशिफ ने घर के पुराने नक्शे और दिफाई निजाम को समझना शुरू कर दिया था। घर के चारों तरफ तैनात इसके दो बॉडीगार्ड्स, जिनके नाम अकबर और सलीम थे, चौकस थे। एक सुबह जब साइमा काशिफ के लिए चाय बना रही थी, तो काशिफ ने टेबल पर एक पुराना धुंधला हुआ नक्शा फैलाया। साइमा, मुझे यकीन है कि तारिक और वीर को हमारे यहाँ होने का शक हो गया होगा। वो जल्द ही हमला करेंगे। ये घर बहुत मजबूत है, लेकिन ये बरसों से इस्तेमाल में नहीं है, काशिफ ने वजाहत की। काशिफ ने साइमा की तरफ देखा। हमें एक गैर मुतवक्के दिफाई हिकमत अमली बनानी होगी। मैंने हमेशा हथियारों पर भरोसा किया, लेकिन इस बार हम अपने जहन और इस घर की खामोशी का इस्तेमाल करेंगे। साइमा ने नक्शे को गौर से देखा। खान साहब, इस घर में बहुत सी पोशीदा जगहों और पुरानी सुरंगों का जिक्र है। क्या ये सच है? काशिफ मुस्कुराया। बिल्कुल। दादा जान ने ये घर दुश्मनों से बचाव के लिए बनाया था। काशिफ ने साइमा को घर के तमाम खुफिया रास्ते और पुराने हिफाजती दरवाजे दिखाए। उसने साइमा और अकबर और सलीम को उनकी जिम्मेदारियां सौंपे। साइमा का काम अंदरूनी सिक्योरिटी और मवासलात को संभालना था। हम तीनों अकबर और सलीम के साथ मिलकर घर के मेन दाखिली रास्ते की हिफाजत करेंगे। लेकिन तुम, साइमा, उस घर की रीढ़ की हड्डी बनोगी। तुम इस खुफिया कमरे से हम सबको हिदायत दोगी, जो यहाँ जमीन के नीचे है।
काशिफ ने साइमा को एक छोटी सी पोशीदा कमांड पोस्ट दिखाई। काशिफ और साइमा की मोहब्बत इस खतरनाक माहौल में मजीद गहरी हो रही थी। वो दोनों जानते थे कि ये शायद उनकी आखिरी रात हो सकती है। रात को काशिफ और साइमा चमनी के पास बैठे थे। बाहर घने जंगल की अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, जो माहौल को मजीद डरावना बना रही थी। साइमा ने आहिस्ता से कहा, खान साहब, मुझे डर लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी सूरत हाल में होंगी। काशिफ ने साइमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से देखा। डरना फितरी है, साइमा, लेकिन याद रखो, बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। काशिफ ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा वादा है, चाहे कुछ भी हो, हमारा ये मुख्तसर लेकिन सच्चा वक्त मेरे लिए मेरी तमाम जिंदगी की दौलत से ज्यादा कीमती रहेगा। इस वक्त उनका रिश्ता तमाम दुनियावी दौलत और ताकत से आजाद था। वो सिर्फ दो इंसान थे, जो एक दूसरे की सच्चाई और मोहब्बत पर भरोसा करते हुए एक बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। वो एक दूसरे की आंखों में गहरी और पुरामीद नजरों से देखते रहे, अपने आप को आने वाले तूफान के लिए तैयार करते हुए और अपने जज्बाती ताल्लुक को मजीद मजबूत करते रहे। आधी रात के करीब जब घड़ी 2 बजा रही थी, तारिक के कराए के कातिल, जो मुकम्मल तौर पर स्याह लिबास में मलबूस थे, खामोशी से घर की हदूद में दाखिल हुए। वो जानते थे कि उन्हें खामोशी से काम लेना है। उनकी तादाद 10 थी। उनका मकसद था कि दीवारों पर चढ़कर सबसे पहले अंदरूनी सिक्योरिटी को खत्म किया जाए और फिर काशिफ तक पहुंचा जाए। घर के अंदर काशिफ, अकबर और सलीम अपनी पोजीशन ले चुके थे और साइमा खुफिया कमांड पोस्ट में मौजूद थी। इसके पास पुराने सिक्योरिटी कैमरों की झलकियां आ रही थीं, जो घर के अंदरूनी हिस्सों की निगरानी कर रही थीं। साइमा ने अपने इनक्रिप्टेड फोन पर काशिफ को पैगाम भेजा, खान साहब, मुझे मेन गेट के पास हरकत महसूस हो रही है। बाहर 6 से ज्यादा लोग हैं। वो दीवार पर चढ़ रहे हैं। काशिफ ने आराम से जवाब दिया, अच्छी रिपोर्ट, साइमा। अब हमारा खेल शुरू होता है। मैं उन्हें वहीं घेरूंगा जहां उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। काशिफ का मंसूबा था कि वो उन्हें घर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होने दे और फिर अचानक पुराने सुरंगों और पोशीदा दरवाजों का इस्तेमाल करके उन्हें खौफजदा करके हमला करे। साइमा, जो जमीन के नीचे से तमाम सुरंगों के दरवाजों को कंट्रोल कर रही थी, इस खेल की मास्टरमाइंड बन चुकी थी। आखिरी जंग का आगाज हो। तारिक के कराए के कातिल, जिनकी तादाद 8 थी, खामोशी से घर की दीवारों को फलांग कर अंदर दाखिल हो चुके थे। वो ये समझ रहे थे कि काशिफ और उसके साथी सो रहे होंगे और सिक्योरिटी बिल्कुल सिफर होगी। साइमा, जो खुफिया कमांड पोस्ट में मौजूद थी, घर के अंदरूनी नक्शे पर हर कदम को देख रही थी। उसने इनक्रिप्टेड फोन पर काशिफ को इत्तला दी, खान साहब, 4 लोग हाल में दाखिल हो चुके हैं। वो आपके बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। काशिफ ने अकबर और सलीम को साथ लिया। आखिरी बार मैं उनके लिए छुपूंगा नहीं, बल्कि मैं उन्हें शिकार करूंगा। जैसे ही कातिलों का ग्रोह बेडरूम की तरफ बढ़ा, काशिफ ने अचानक एक पुराने पोशीदा दरवाजे से निकलकर, जो दरअसल एक अलमारी के पीछे था, उन पर हमला कर दिया। अकबर और सलीम ने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए तारीकी का फायदा उठाया और पहले 2 कातिलों को फौरन गैर फाल कर दिया। बाकी कातिल हैरान रह गए कि काशिफ खान, जिसे वो बेबस समझ रहे थे, इस तरह उन पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ 4 कातिल घर के अकबी हिस्से को चेक कर रहे थे। साइमा ने फौरन अपने कंट्रोल पैनल से एक पुराने सुरंग के दरवाजे को खोला। जैसे ही वो कातिल सुरंग के करीब पहुंचे, साइमा ने एक पुराने हिफाजती दरवाजे को तेजी से उन पर गिरा दिया। 2 कातिल फंस गए और बाकी 2 हैरान रह गए। काशिफ ने फोन पर साइमा की तारीफ की, शानदार हिकमत अमली साइमा, तुमने उनके गिरोह को आधा कर दिया। वीर का मंसूबा नाकाम हो रहा था। उसके 6 कराए के कातिल या तो पकड़े गए या गैर फाल हो चुके थे। तारिक, जो बाहर दूर से निगरानी कर रहा था, गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि काशिफ खान एक आम सी लड़की और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसका मुकाबला कर सकता है। तारिक ने आखिरी फैसला किया, बस, अब मुझे खुद अंदर जाना होगा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तारिक अपने 2 सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमियों को लेकर खुद खानदानी घर में दाखिल हुआ। उसका मकसद था काशिफ को ढूंढकर उसके सीने में गोली मारकर वीर से अपना इनाम हासिल करना। तारिक ने घर के मेन हॉल में काशिफ को अकेले खड़े देखा। खान, ये मैं हूँ,
तुम्हारा कज़न तारिक। तुम कितनी देर तक छुप सकते हो? तुम एक डिलीवरी गर्ल और चंद पुराने बॉडीगार्ड्स की मदद से मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, तारिक ने ज़ोर से कहा। काशिफ ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। आज मैंने ये सीखा, तारिक, कि मेरा खून और मेरा नाम अहमियत नहीं रखता। अहमियत एतमाद और वफादारी की होती है। इसी लम्हे साइमा जमीन के नीचे की सुरंग से निकलकर तारिक के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुरानी मजबूत लालटीन थी, जो उसने हिफाजती कमरे से उठाई थी। तारिक ने उसे पीछे से आते हुए नहीं देखा। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, तुमने मेरे साथ अपने भाई के साथ जो किया, क्या उसका कोई एहसास है तुम्हें? एहसास? तारिक हंसा। मैं हमेशा तुम्हारी दौलत का गुलाम रहा हूं। तुम हमेशा कामयाब रहे और मैं तुम्हारे साए में जीता रहा। ये दुनिया पैसों की है और मुझे वीर से 500 मिलियन डॉलर मिलेंगे। तारिक ने काशिफ पर गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई। ठीक इसी लम्हे साइमा ने अपनी पूरी ताकत से वो लालटीन तारिक के सर पर दे मारी। तारिक का निशाना चौक गया और वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। काशिफ ने एक लम्हा जाया नहीं किया और फौरन उसकी बंदूक छीन ली। तारिक के बाकी दो आदमी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अकबर और सलीम ने उन्हें घर के बाहर ही पकड़ लिया। काशिफ ने तारिक को देखा, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। काशिफ की आंखों में शदीद दुख था। ये इसके खानदान का आखिरी झटका था। साइमा हाँप रही थी, लेकिन वो फातिह थी। खान साहब, ये सब खत्म हो गया। काशिफ ने तारिक को एक तरफ धकेला और साइमा को अपने बाजुओं में भर लिया। हाँ साइमा, तुम्हारी वजह से ये खत्म हो गया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। काशिफ ने समीर को कॉल की। समीर, तमाम पकड़े गए कातलों और तारिक को पुलिस के हवाले कर दो। हम अब महफूज हैं। और हाँ, दुनिया को बता दो कि काशिफ खान वापस आ गया है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। अगले चंद दिनों में वीर के तमाम खुफिया नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। तारिक और सारा समेत तमाम गद्दार पकड़े गए। काशिफ खान ने अपनी तमाम दौलत, ताकत और कारोबार वापस हासिल कर लिया, लेकिन अब वो एक बदला हुआ इंसान था। कुछ हफ्तों बाद काशिफ खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तमाम तर कामयाबियों और दौलत के बावजूद मैं अकेला था। मुझे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया। लेकिन मैं इस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साइमा, जिसने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। काशिफ ने सबके सामने साइमा को अपना तारुफ अपनी नई शरीके हयात लाइफ पार्टनर के तौर पर कराया। साइमा, जो अब भी सादा लेकिन एतमाद से भरी हुई थी, काशिफ के साथ खड़ी थी। उसने ना सिर्फ एक सीईओ को बचाया था, बल्कि एक मजबूत और सच्चा रिश्ता भी कायम किया था। आखिरी मार्के के 3 माह बाद सब कुछ बदल चुका था। काशिफ खान ने न सिर्फ अपना कारोबार, बल्कि अपने अवामी वकार को भी बहाल कर लिया था। तमाम गद्दारों को कानून के हवाले कर दिया गया था और वीरो तारिक जेल की सलाखों के पीछे अपनी साजिशों का हिसाब दे रहे थे। काशिफ ने अपने तमाम करीबी दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक बड़ी पार्टी का एहतमाम किया। ये पार्टी उनकी वापसी का जश्न थी। इस पार्टी का अहम मरकज था साइमा, जो अब भी अपनी सादगी और वकार पर कायम थी। पार्टी के दौरान काशिफ ने माइक पर सबको मुखातिब किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की कीमत समझी है। काशिफ ने आहिस्ता से साइमा को स्टेज पर बुलाया। तमाम मेहमान हैरत से खामोश हो गए। साइमा वो औरत है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया और मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मुझे वापस खड़ा किया। मैं ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि साइमा मेरी जाती असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि आज से मेरी मंगीतर है और जल्द ही मेरी शरीके हयात होगी। ये सुनकर पार्टी हॉल में तालियों का तूफान बरपा हो गया। बहुत से लोग, खास तौर पर काशिफ के कारोबारी हलके के लोग, हैरान थे कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी एक सादिक डिलीवरी गर्ल से शादी कर रहा है। लेकिन काशिफ के चेहरे पर मौजूद सच्चाई ने सबको खामोश कर दिया। साइमा ने शर्म और खुशी से काशिफ को देखा, जिसने प्यार से उसके हाथ में एक सादा लेकिन खूबसूरत अंगूठी पहनाई। काशिफ और साइमा की शादी की तकरीब सबकी तवक्कुआत के बरअक्स हुई। काशिफ ने फैसला किया कि वो साइमा की मर्जी के मुताबिक शादी करेगा, जिसमें सादगी और इखलास हो, ना कि दौलत की नुमाइश। शादी 1 महीने बाद काशिफ के पुराने खानदानी घर में हुई, जो साइमा की मौजूदगी और नए रंगो रोगन से फिर से जिंदा हो चुका था।
ये वही घर था जहां उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और उन्होंने एक साथ मिलकर जंग लड़ी थी। साइमा ने शादी का जोड़ा भी वही मुंतखब किया जो उसकी शख्सियत की अक्कासी करता था। एक खूबसूरत, रिवायती और सादा लिबास। काशिफ भी रस्मी कारोबारी सूट के बजाय रिवायती शेरवानी में मलबूस था। तकरीब में सिर्फ करीबी दोस्त, काशिफ के भरोसामंद अमले के अरकान, जिनमें समीर और अकबर और सलीम भी शामिल थे, और साइमा के फलाही इदारे के चंद बुजुर्ग शामिल थे। शादी की रस्म के दौरान जब काजी ने काशिफ से निकाह कबूल करने को कहा, तो काशिफ ने अपनी आवाज में गहरा यकीन भरकर कहा, कबूल है। और जब साइमा ने कहा, तो उसकी आवाज में मोहब्बत और अज़्म था। बाद में काशिफ ने साइमा का हाथ थामा और एक छोटा सा वादा किया, साइमा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। साइमा ने प्यार से जवाब दिया, और मैं वादा करती हूँ कि इस दौलत और ताकत के बावजूद मैं आपको हमेशा वो सच्चाई दिखाती रहूंगी जो इस दुनिया में बहुत कम है। शादी के बाद काशिफ और साइमा ने एक साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। साइमा सिर्फ काशिफ की बीवी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। काशिफ ने साइमा के लिए एक नई फाउंडेशन का आगाज किया, जिसे वफा फाउंडेशन का नाम दिया गया। इस फाउंडेशन का मकसद उन नौजवानों की मदद करना था जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते या जिन्हें समाज में कोई सहारा नहीं मिलता। साइमा ने अपनी सारी तवज्जो इस फाउंडेशन पर लगाई। उसने काशिफ के वसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हजारों ऐसे बच्चों की मदद की जो कभी एक आम जिंदगी गुजारने का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। समीर अब भी काशिफ का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने भी अपना नुक्ता नजर बदल लिया था। वो साइमा के मिशन में दिलो जान से उसका साथ देता था। काशिफ खान, जो पहले सिर्फ दौलत कमाने की दौड़ में था, अब साइमा की वजह से लोगों की मदद में ज्यादा खुशी महसूस करता था। वो अपनी कंपनी के तमाम मामलात में साइमा की सच्चाई पर मबनी राय जरूर लेता था। धोखे की दुनिया में जहां सब ने उसे छोड़ दिया था, वहीं एक आम लड़की ने आकर उसे न सिर्फ जिंदा किया, बल्कि उसे जिंदगी का सही मकसद भी सिखाया। काशिफ खान अब भी अमीर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके पास बैठी उसकी बीवी साइमा थी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सच्चाई थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।